संसद का शीतकालीन सत्र निर्धारित समय से 6 दिन पहले ही स्थगित। संसदीय कार्य मंत्री बोले, सभी दलों ने की थी मांग। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक। कोरोना संकट पर होगी बात। राज्यपाल से मिला कांग्रेस के आदिवासी विधायकों का प्रतिनिधिमंडल। आरक्षण विधेयकों पर हस्ताक्षर करने का किया आग्रह। और कवर्धा में प्रयागराज से रायपुर आ रही कार खाई में गिरी, 4 यात्रियों की मौत। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं रेहाना। अब समाचार विस्तार से। संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई शीतकालीन सत्र के निर्धारित समय से 6 दिन पहले अनिश्चितकाल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। लोकसभा की कार्रवाई आज सवेरे जैसे ही शुरू हुई, अध्यक्ष ओम बिरला ने सत्र के स्थगन की घोषणा की। अपने समापन भाषण में उन्होंने बताया कि इस सत्र के दौरान सदन की 13 बैठकें हुई। सदन का कामकाज 68 घंटे और 42 मिनट चला। इस दौरान 7 विधेयक पारित हुए और 9 विधेयक पेश किए गए। श्री बिरला ने बताया कि सदन की उत्पादकता इस दौरान 97% रही। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में यह तय हुआ था कि इस सत्र को 23 दिसंबर को समाप्त किया जाए। लोकसभा में ये 13 सिटिंग्स में 9 बिल्स इंट्रोड्यूस हुआ है, 9 बिल्स, 7 बिल्स पास हुआ है। ऐसे ही 9 बिल्स राज्यसभा में पास हुआ है। कुल मिला के दोनों सदनों में पास। जैसे आप जानते हो, सप्लीमेंट्री डिमांड एंड एक्सेस डिमांड वेर डिस्कस्ड फॉर मोर देन 9 hours. And 2 bills, that is Multi-State Cooperative Societies Amendment Bill and Jan Vishwas Amendment Bill 2022 were referred to the Select Committee. Joint committees of both the houses of Parliament, a motion भी adopt हुआ है। 2 short duration discussion इंट्रोडक्शन होके 2 बिल सिलेक्ट कमेटी को, ज्वाइंट सिलेक्ट कमेटी को भेजा गया है। संसद का शीतकालीन सत्र 7 दिसंबर को शुरू हुआ था। इसे 29 दिसंबर तक चलना था। इस बीच क्रिसमस और नव वर्ष को देखते हुए कई विपक्षी दलों ने इसको समय से पहले समाप्त करने का अनुरोध किया था। दुनिया भर में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए देश में सक्रियता बढ़ाई जा रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया आज कोरोना की स्थिति पर राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक कर रहे हैं। श्री मांडविया ने 2 दिन पहले एक उच्च स्तरीय बैठक की थी। उन्होंने कहा था कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है और इस संक्रमण को फिर से उभरने की स्थिति को देखते हुए अधिकारियों को पूरी सतर्कता और तैयारी रखनी होगी। कल कोविड स्थिति, स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे और टीकाकरण अभियान की स्थिति का आकलन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक हुई थी। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने ढिलाई नहीं बरतने की चेतावनी दी और कड़ी निगाह रखने को कहा। उन्होंने दोहराया कि कोविड अभी खत्म नहीं हुआ है। श्री मोदी ने अधिकारियों को विशेष रूप से हवाई अड्डों पर निगरानी उपायों को मजबूत करने की सलाह दी। इधर छत्तीसगढ़ में भी कोरोना संक्रमण की निगरानी और नियंत्रण के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को अलर्ट किया गया है। सभी पॉजिटिव मरीजों के जीनोम सीक्वेंसिंग के निर्देश दिए गए हैं ताकि कोरोना वायरस के किसी नए वेरिएंट की पहचान की जा सके। बीते 24 घंटों में छत्तीसगढ़ में कोरोना के नए 2 मरीजों की पुष्टि हुई है। प्रदेश में सक्रिय मरीजों की संख्या 4 हो गई है। छत्तीसगढ़ विधानसभा से 2 दिसंबर को पारित आरक्षण संशोधन विधेयकों पर अब तक राज्यपाल के हस्ताक्षर नहीं हो पाए हैं। प्रदेश के आदिवासी विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम की अगुवाई में कांग्रेस के आदिवासी विधायकों का एक प्रतिनिधिमंडल कल शाम राज्यपाल अनुसुईया उइके से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान विधायकों ने राज्यपाल से आरक्षण विधेयकों पर हस्ताक्षर करने का आग्रह किया।
मुलाकात के बाद पत्रकारों से चर्चा में मंत्री डॉक्टर टेकाम ने कहा कि राज्यपाल भी चाहती है कि विधेयकों पर दस्तखत हो जाए। हमारे कांग्रेस के विधायक, आदिवासी विधायक महामहिम राज्यपाल से मिले और राज्यपाल से हम लोगों ने आरक्षण बिल पर हस्ताक्षर करने के लिए आग्रह किया, क्योंकि इससे बहुत से नियुक्तियां, बहुत से भर्तियां रुकी हुई हैं, बहुत से कॉलेजों में प्रवेश के लिए रुकी हुई हैं और इस बात को वो समझती है। इस बात की चर्चा भी हुआ और वो भी इस मामले में संवेदनशील है और उन्हें वो भी चाहती कि इसमें दस्तखत हो जाए। अब इतना जो विलम्ब लग रहा है उसमें सरकार की ओर से कुछ जानकारी उन्होंने मांगी है, वो बोले कि सरकार के पास जानकारी हमको मिल जाए, हम काम कल करने के लिए तैयार हैं। विधानसभा में पारित होकर यह विधेयक 2 दिसंबर को राज्यपाल तक पहुंचा था। विधेयक पर विधिक सलाह लेने के बाद राज्यपाल ने 14 दिसंबर को सरकार को 10 सवालों की एक सूची भेजी। राज्यपाल का कहना है कि इन सवालों का जवाब मिलने के बाद ही आरक्षण विधेयक पर निर्णय लेना संभव हो सकेगा। बीजापुर जिले में महाराष्ट्र सीमा के पास हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 2 माओवादियों को मार गिराया है। वहीं एक माओवादी को घायल अवस्था में पकड़ा गया है। अधिकारियों ने बताया कि बीजापुर के फरसेगढ़ थाना क्षेत्र इलाके में डीआईजी और महाराष्ट्र पुलिस C60 कमांडो टीम ने संयुक्त अभियान चलाया था। इस दौरान टेकमेटा के जंगलों में माओवादियों से मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ वाली जगह से पुलिस को 2 SLR, एक 303 बोर की राइफल और अन्य सामग्री बरामद हुई है। पुलिस पूरे इलाके में तलाशी अभियान चला रही है। अभी तक पुलिस पार्टी को किसी नुकसान की खबर नहीं है। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। पापा ये सब? हाँ, जो चीजें सालों से बेवजह पड़ी हो उन्हें हटा देना चाहिए। ये भी दादाजी की पुरानी पासबुक और FD। अरे ये कैसे रह गया? पैसे गए? नहीं, उपाय है। बैंक खाते को संचालित करते रहना चाहिए, वरना खाता इनऑपरेटिव हो जाता है। ऐसे में बैंक से संपर्क करें, खाता सक्रिय करवाएं और आपकी रकम जो है उसे ब्याज समेत क्लेम करें। दादू ये RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। सही कह रहा है। जल्दी रिचार्ज करा। ये क्या किया? मैच तो गया। पेमेंट कैसे करेंगे? टोकनाइज कार्ड से। टोकन? हाँ, ऑनलाइन पेमेंट के लिए RBI लाए हैं टोकनाइजेशन। एक बार कार्ड डिटेल्स, OTP, CVV डालकर टोकन जनरेट कीजिए। कार्ड भी सुरक्षित और बार-बार डिटेल्स भरने की नो झंझट। वही सुविधा अधिक सुरक्षित। ऑलराउंडर वो कि मैं RBI कहता है कि जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका दूरदर्शन समाचार में। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA ने जगदलपुर की विशेष अदालत में टेकलगोड़ा नक्सली हमला मामले में आरोप पत्र दायर कर दिया है। एजेंसी ने इस हमले के लिए 23 माओवादियों को जिम्मेदार ठहराया है। इनमें से 1 नक्सली आंध्र प्रदेश, 5 तेलंगाना और 17 छत्तीसगढ़ के निवासी बताए गए हैं। NIA ने अब तक की अपनी जांच में पाया है कि 3 अप्रैल 2021 को बीजापुर जिले के एकलगुड़ा में 300 से 400 नक्सलियों ने सुरक्षा बलों की टीम पर हमला किया था। इस हमले में अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर और ऑटोमेटिक हथियारों से भारी गोलाबारी की गई थी। इस हमले में CRPF के 22 जवान शहीद हुए और 35 से अधिक घायल हुए थे। परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर ने कल इलेक्ट्रिक वाहन नीति के तहत राज्य भर के 404 हितग्राहियों को 80,37,128 रुपए की सब्सिडी का वितरण किया। परिवहन मंत्री ने बताया कि कोई भी व्यक्ति जो इलेक्ट्रिक वाहन खरीदता है वह राज्य शासन से सब्सिडी प्राप्त कर सकता है। इसके लिए वाहन विक्रेता डीलर को अपना अकाउंट नंबर और IFS कोड देना होगा। वाहन के मूल्य का 10% जो अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक हो सकता है, इलेक्ट्रिक वाहन क्रेता के खाते में परिवहन विभाग द्वारा सीधे हस्तांतरित किए जाएंगे। परिवहन मंत्री श्री अकबर ने कहा कि वर्तमान में वायु प्रदूषण की वैश्विक समस्या के मद्देनजर अधिक से अधिक इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने की सख्त जरूरत है। इसके मद्देनजर छत्तीसगढ़ में इलेक्ट्रिक वाहनों से संबंधी मिशन को प्रोत्साहन करने के लिए राज्य सरकार द्वारा हर संभव मदद उपलब्ध कराई जा रही है। इस तारतम्य में ग्राहकों को इलेक्ट्रिक वाहन की ओर आकर्षित करने के लिए सब्सिडी का वितरण किया जा रहा है, जो निरंतर जारी रहेगा।
प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना का जांजगीर चांपा जिले में बेहतर क्रियान्वयन हो रहा है। जांजगीर के जिला अस्पताल में संचालित जन औषधि केंद्र से लोगों को कम कीमत पर जेनेरिक दवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। समाज के सभी वर्गों के लोग इस योजना का लाभ ले रहे हैं। ग्राहकों का कहना है कि इस केंद्र पर मौजूद दवाइयां खुले बाजार की तुलना में कई गुना सस्ती है। इनकी गुणवत्ता भी भारत सरकार से नियंत्रित होती है, इसलिए उन्हें कोई संदेश भी नहीं है। मार्केट और यहाँ में काफ़ी अंतर है और मेडिसिन्स अच्छी हैं। मैं तो यहाँ 7-8 साल से ले रहा हूँ और लोगों को बताता भी हूँ कि जो भी दवाई की उनको आवश्यकता है तो पहले यहाँ पता करें, और उनकी ओर से मैं खुद पता करता हूँ। यहाँ संबंधित को भेजता हूँ तो बता देते हैं कि उपलब्ध है तो ये रेट में है या नहीं है। तो मार्केट में जो मेडिसिन्स अवेलेबल है और यहाँ जो है तो दोनों आइटम अच्छे हैं, उपयोगी यूज़फुल है और रेट बहुत अंतर है। मैं जन औषधि से ही दवाई खरीदता हूँ क्योंकि मैं एक पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ और मुझे पूरा विश्वास है भारत शासन के ऊपर कि उसने पूरी क्वालिटी कंट्रोल से यहाँ पर औषधि मिलती है और बाज़ार के रेट से 10 गुना कम रेट में मिलता है यहाँ पे, इसलिए मैं यहाँ से खरीदता हूँ। जन औषधि केंद्र के प्रभारी प्रकाश कश्यप का कहना है कि उनके यहाँ सभी प्रकार की ज़रूरी दवाएं कम दर पर उपलब्ध हैं। यहाँ हर रोज़ 40 से 50 मरीज दवा खरीदते हैं। दवाई क्रय करते हैं। इसमें लगभग प्रति माह 40,000 से 50,000 का लगभग एवरेज है। यह विगत 5-6 वर्ष से संचालित है। इसमें बहुत लोग को राहत मिलता है मरीजों। प्रधानमंत्री जन औषधि योजना की शुरुआत वर्ष 2015 में हुई थी। इसके तहत जगह जगह जन औषधि केंद्र बनाए गए हैं। यहां से मरीजों को सस्ती दवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। कबीरधाम जिले के पोलमी गांव में आज सुबह हुए एक सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। वहीं 4 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। बताया जा रहा है कि एक कार में सवार सभी लोग प्रयागराज से अस्थि विसर्जन कर लौट रहे थे। देर रात कार पंडरिया बजाग स्टेट हाईवे पर स्थित पोलमी घाट पर अनियंत्रित होकर सड़क से करीब 50 फीट नीचे गहरी खाई में जा गिरी। आज सुबह कुछ ग्रामीणों ने दुर्घटनाग्रस्त कार को देखकर पुलिस को सूचना दी। कुकबुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची, तब तक 3 यात्रियों की मौत हो चुकी थी। एक यात्री ने अस्पताल ले जाते समय दम तोड़ दिया। मृतकों की पहचान फागू यादव, सतीबाई, कौशल्या और मालती के रूप में की गई है। सभी लोग बेमेतरा और रायपुर के निवासी हैं। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है। वहीं शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर हादसे के कारणों की पड़ताल की जा रही है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद का शीतकालीन सत्र निर्धारित समय से 6 दिन पहले ही स्थगित। संसदीय कार्य मंत्री बोले, सभी दलों ने की थी मांग। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक। कोरोना संकट पर होगी बात। राज्यपाल से मिला कांग्रेस के आदिवासी विधायकों का प्रतिनिधिमंडल। आरक्षण विधेयक पर हस्ताक्षर करने का किया आग्रह। और कवर्धा में प्रयागराज से रायपुर आ रही कार खाई में गिरी, 4 यात्रियों की मौत। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।